नमस्कार दर्शकों, आपका स्वागत प्रारंभ पर। मेरा नाम संदीप आर के सिंह और आज का जो मेरा विषय है, पाकिस्तान में परसों एक घटना घटी और बड़ी यूनिक सी घटना है कि एक मॉल नया खुला, ड्रीम बाजार करके। और मतलब एक अच्छा खासा शॉपिंग सेंटर फॉर द पीपल ऑफ कराची ओनली। और करीब 50,000 से ज्यादा लोगों ने उसके मॉल के खुलते ही पहले दिन ही वहां एंट्री की और उसके बाद उस मॉल को पूरी तरीके से लूट लिया। और ऐसा नहीं, आप वो वीडियो देखें, ये उस मॉल के ग्रैंड ओपनिंग का दिन है और ये भीड़ आ रही है और ये भीड़ को रोकने के लिए अब ये भीड़ आ चुकी है। अब मॉल के अंदर के लोग क्या ही करें, नहीं रोक पाए। और ये देखिए, हर प्रकार के लोग, बच्चे, यंगस्टर्स, और ऐसा नहीं है कि कोई बहुत गरीब जनता आ रही है अंदर। अच्छे खासे मिडिल क्लास या उस तरीके के लोग भी दिख रहे हैं कि ठीक ठाक फैमिलीज के लोग दिख रहे हैं और ढंग के कपड़े भी पहन के आए हुए हैं। महिलाएं, बच्चे, सब कोई है। और सबसे इंटरेस्टिंग है आगे क्या होता है। दिस इज व्हाट हैपेंड। पूरी तरह लूट लिया गया। ये वीडियो दिखाने का एक पर्पस है। पर्पस ये है कि बड़ा आसान होता है किसी शहर, किसी कम्युनिटी का मजाक उड़ा देना या उसकी किसी घटिया हरकत को पकड़ लेना। अब ये मॉल के जो कर्मचारी हैं, ये लोग बातें बता रहे हैं, चेहरे देखिए क्या मायूस चेहरे हैं। और बात ये नहीं है कि सिर्फ कोई खरीदने नहीं आया था, पूरी लूट मची है, विशुद्ध लूट मची है। इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट हुआ एज इफ पीपल वर वेटिंग। और इसके वीडियोस ये तो मॉल के लोगों ने, जो कर्मचारी हैं उन्होंने डाले हैं। पर जो वहां की जनता जो लूट रही थी, उन्होंने भी अपने खुद के वीडियोस बना के डाले। आप देखें जरा, भीड़, और ये धक्का मुक्की नहीं है। ये जैसे एक होता है कि भीड़ तंत्र, दे वेरी हैप्पी, लूट लिया। यही लोग आए थे, भीड़ का पूरा फायदा उठाया इन्होंने। चलिए ये वीडियो बंद करते हैं। और आपको पता है, कराची वो शहर है जहां से 1932 में भारत की पहली कमर्शियल फ्लाइट उड़ी थी, कराची से मुंबई, मुंबई से कराची। और जेआरडी टाटा जी ने स्वयं उड़ाई थी उसे। अ, भारत में एविएशन के जनक थे। एयर इंडिया जो था, जो वापस से टाटा ने, सरकार ने टाटा को वापस बेच दिया। नेशनलाइजेशन से पहले वो टाटा का ही बनाई हुई कंपनी थी और वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट एयरलाइंस मानी जाती थी। खैर, दैट्स अनदर थिंग। कराची वाज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एंड प्रोडक्टिव सिटीज, जहां पे धन की वर्षा होती थी। पोर्ट सिटीज था और ये हजारों साल से था। सिंधी भाई हमारे वहां रहते थे, सिंधियों का पूरा इलाका था, जो आपको आज की डेट में मुंबई में दिखेंगे। कई जगह उत्तर प्रदेश में भी हैं सिंधी भाई, क्योंकि वो, और अभी बहुत सारे हिंदू हैं वहां पर कराची एरिया में। अ, सिंधी उस एरिया में ही ज्यादा पाए जाते थे। ठीक। और सिंधियों का जो बेसिक वर्किंग मोड है वो व्यापार वर्ग ही है। कराची पोर्ट सिटी था, मुंबई के इक्विवेलेंट था। आप सोचें, 100 साल में एक जगह पर ऐसा क्या हुआ कि वहां की भीड़, काम करने वाली मेहनतकश भीड़ जो है, वो इतनी बड़ी लुटेरी हो गई। इमेजिन, ऐसा ही कुछ यदि लखनऊ में हुआ होता लुलु मॉल के खुलने पर या पैलेसियो मॉल के खुलने पर। फर्क क्या पड़ता है? फर्क कहाँ से पड़ा? फर्क पड़ता है जब इस्लाम एक जगह पे काबिज हो जाता है। एक विचार है ना, एक राजनीतिक सोच है, एक प्रक्रिया है, वो एक जीवन शैली है। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हिंदू होना एक जीवन शैली है, तो एक इस्लामिक होना भी एक जीवन शैली है। उस जीवन शैली में लूट मार काटना सब कुछ अलाउड है, वैलिड है, उसको जस्टिफिकेशन है बकायदा। हाँ, ये उन्होंने राइडर लगाया था कि भाई यह कार्य आप काफिरों के साथ करें, मुसलमानों के साथ ना करें। मुसलमानों के साथ अच्छे से रहें, भाई माने उम्मा फॉलो करें। पर एक बार जब लूट की आदत लग गई
तो फिर अपना क्या और पराया क्या? इसी पाकिस्तान ने अहमदियाओं को, जो कि इनके ही अपने हैं, उनको काफिर घोषित कर दिया, और एकमात्र इनके जो नोबेल प्राइज विनर थे उनको देश छोड़ के भागना पड़ा। तो जब एक देश, हमारे सीनियर हैं आनंद राजाध्यक्ष जी, वो उन्होंने एक बड़ी सही बात कही कि इस्लाम ने भारत से भूमि छीनी है, उसको पाकिस्तान नाम दिया है, कोई बंटवारा नहीं हुआ था, छीना है, छीन के लिया है, युद्ध करके लिया है, मार के काट के। 47 का जो विभाजन विभीषिका दिवस हम मनाते हैं, डायरेक्ट एक्शन डे, आपकी सीमा के अंदर आ गए, फिर आप ही को लात मार के वहां से भगा दिया, विशुद्ध कब्जा किया। चलो मान लो कब्जा किया, फिर उसके बाद उस भूमि का किया क्या? सबको पता है, वर्ल्ड ओवर अभी इस समय बिल्कुल फेमस चल रहा है, जानकारी पूर्ण रूप से सबको पता है कि पाकिस्तान एक दिवालिया, एक फेल्ड स्टेट है, और उसको सिर्फ कुछ बिलियन डॉलर देकर जिंदा रखा जा रहा है, उसकी सांसें चल रही हैं। पंजाब की सबसे उपजाऊ भूमि पाकिस्तान ने ली थी, उसके पास पोर्ट सिटीज थे, वो अपनी ज्योग्राफी को या अपनी ज्योग्राफिकल लोकेशन को दुनिया में बहुत इंपॉर्टेंट मानता है, क्योंकि वो उसके न्यूसेंस वैल्यू है कि वहां से वो भारत को डिस्टर्ब कर सकता है। तो वो डिस्टर्ब करने को ही उसने, पाकिस्तानी सेना ने या पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने, और इसमें कहीं कोई ऐसा नहीं है कि कोई अच्छा है कोई बुरा है, वहां जो नेता बनेगा या जो भी उसको लीड करेगा वो उसका वैसा होना ही तय है। तो दुनिया भर में भीख का कटोरा लेके घूम रहे हैं कि भाई कोई $1 बिलियन दे दो, कोई $2 बिलियन दे दो, प्रोडक्टिविटी कहाँ है? कोई नेता वहां का खड़ा होकर ये क्यों नहीं कहता है कि चलो लेट्स वर्क हार्ड एंड लेट्स डू समथिंग? भाई आपके पास भूमि की, टेक्नोलॉजी की, किसी चीज की कोई कमी तो है नहीं। अमेरिका की मदद लेके आप F-16 ले सकते हो, न्यूक्लियर बम बना सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। चाइना को अपने यहाँ इन्वाइट कर सकते हो कि हमारे यहाँ सीपेक बना लो, उनसे $20 बिलियन की इन्वेस्टमेंट ले सकते हो कि आप हमारे यहाँ रोड बना लीजिए। रोड बना लीजिए का मतलब ये थोड़ी है कि अ, आप उसका, आप में आपका कुछ योगदान है, आप सिर्फ अपनी जमीन बेच रहे हो उनको। जो कौम, जो इंसान, जो परिवार कुछ पैदा नहीं करता, वो पैरासाइट ही होता है। इस घटना के माध्यम से हम यह समझ सकते हैं कि हिंदू होना अपने आप में प्रोडक्टिविटी का एक, हिंदू वे ऑफ लाइफ प्रोडक्टिविटी को सहेजती है, उसके लिए माहौल बनाती है, और इस्लामिक वे ऑफ लाइफ पैरासाइट बनाती है। बहुत सारे हिंदू अमेरिका जाके बसे हैं, और अमेरिका की जेलों में सबसे कम संख्या यदि किसकी है तो हिंदुओं की है, क्रिमिनल्स में। देयर आर रिकॉर्ड्स, डेटा है। ना सिर्फ ये, वन ऑफ द बेस्ट, सबसे ज्यादा टैक्स पेइंग कम्युनिटी जो है वो हिंदुओं की है, एजुकेटेड कम्युनिटी हिंदुओं की है। आप सारी मतलब देयर आर नंबर ऑफ पीपल, मतलब उंगलियां खत्म हो जाती हैं गिनते गिनते, कि जो सीईओज बने हुए हैं बड़ी बड़ी कंपनियों के। ठीक है, मैं उसको बहुत एक, वो एक अलग बात है, बट अपनी टैलेंट, अपनी कैपेबिलिटी से वहां की कंपनियों के सीईओ तो बने हैं, फ्री में नहीं बने। ये अलग बात है कि हमको वो ओनरशिप अब अपनी भारत के अंदर, भारत की कंपनियों के लिए वो टैलेंट, वो मेधा इस्तेमाल करनी चाहिए, पर फिर भी जब भारत में वो माहौल नहीं था, वो बाहर निकले, जहां गए वहां पे उन्होंने अपना बेस्ट दिया, और वहां के रूल, लॉ ऑफ लैंड को फॉलो करते हुए ही, और बिना वहां के कल्चर को गाली देते हुए अपना कल्चर भी सहेज के रखा। दूसरा, आप जो कह रहे हैं भाई आप क्रिश्चियन है, ठीक है, फाइन, नॉट अ प्रॉब्लम। पर जब इस्लामिक इमिग्रेंट यूरोप पहुंचता है तो पेरिस जलता है, लंदन जलता है, वहां की औरतें असुरक्षित हो जाती हैं। पेरिस के ओलंपिक में रात भर रेप की घटनाओं, मतलब जो टूरिस्ट प्लेस हैं, जो सेफेस्ट प्लेसेस कहे जाते हैं, वहां ये हाल होता है। जाहिर सी बात है कि ये, और ये हर दशक, हर सेंचुरी में होता गया, जहां गए, ओके, जहां जैसे जैसे इनके नंबर्स बढ़ते हैं वैसे वैसे उस जगह की हालत खराब होती जाती है। और जहां पर ये सत्ता में रहते हैं, चाहे डायरेक्टली एक मुसलमान नेता के माध्यम से, या
एक हिंदू नेता या एक आजकल जो डेमोक्रेट्स अमेरिका में या जो भी लेबर पार्टी आई है आपकी ब्रिटेन में, जो इनका समर्थन लेता है, जो मुस्लिम वोट बैंक के कारण से नेता बनता है, चीफ मिनिस्टर बनता है या मेयर बनता है या कुछ भी होता है, आप उस नेता का कार्यकाल देखिए, सबसे पहले जो चीज खराब होती है वो है लॉ एंड ऑर्डर, अव्यवस्था, अराजकता। बिहार का जंगल राज सिर्फ लालू के वजह से नहीं था। लालू को जंगल राज बनाए रखने में, लालू को नेता बनाए रखने में मुस्लिम वोट बैंक का बहुत बड़ा हाथ था, बहुत बड़ा हाथ था, और आज भी है। तेजस्वी यादव को जो पूरी 82 सीटें 83 सीटें मिली, उससे पूरा समर्थन आज की डेट में मुस्लिम वोट बैंक का है। किसको नहीं पता है कि लालू और तेजस्वी राज में क्या होगा, क्या अराजकता फैलेगी, पता है। पर उनकी ताकत मुस्लिम वोट बैंक है। उत्तर प्रदेश में बड़ी मुश्किल से उत्तर प्रदेश माफिया राज से बाहर निकला है, जो कि हम रहते हैं तो हम जानते हैं। पर अखिलेश यादव की ताकत कौन है? अगर वो 20% से शुरू ना करे, वो 15-20% के वोट बैंक से, तो अखिलेश यादव की सत्ता कहीं नहीं है, कुछ नहीं। मुस्लिम वोट बैंक ने मजबूर किया कि राहुल गांधी के साथ, कांग्रेस के साथ गठबंधन करो, वरना हम जा रहे हैं राहुल गांधी की तरफ। राहुल गांधी जैसे भीषण अराजक इंसान, जिसको जिस दिन मौका मिलेगा वो आग लगा देगा देश में, सारी बातें, सारी हरकतें, सारे कर्म, सारे कुकर्म वैसे ही चल रहे हैं। वन कैन डिड्यूस दी, मतलब एक इन्फ्लुएंस निकाला जा सकता है। तो ये इसके पीछे की ताकत कौन है? मुस्लिम वोट बैंक ही तो है भारत का। जब पहली बार अमेठी हारे 2019 में, तो जीते कहां से? वायनाड से ना। अचानक से आदमी केरल के एक सुदूर इलाके में पहुंच गया, वहां जीत गया। किसने जिताया? तो पॉइंट इज कि कराची की ये जो कहानी है ना, ये भविष्य की, दिल्ली की, लखनऊ की, मुंबई की कहानी हो सकती है, और पहले भी हो भी चुकी है, जब जब इनका वर्चस्व रहा है। गुजरात प्री मोदी एरा में दंगों के लिए जाना जाता था, अहमदाबाद। दंगे ही दंगे हुआ करते थे। बिजनेस कम्युनिटी वहां की फ्लरिश भी नहीं कर पा रही थी, सब भाग रहे थे, विदेश जा रहे थे। आपने देखा होगा कि विदेशों में गुजरातियों की भी बड़ी वो है, नंबर्स हैं। क्यों? अराजकता थी, बिजली नहीं थी, सड़क नहीं था। बिजली, सड़क, पानी से किसका नुकसान हो रहा है? इनका नुकसान हो रहा है? नहीं। चाहिए, हाँ चाहिए, लेकिन नेता कौन चाहिए जो हमारी सुने, जो हमारे जमाता क्या वो जमात हिंद और इन सब AIM PLB और इन सब की सुने। वहां जब मौलाना पहुंचे तो उसकी इज्जत दे, सर पे जाली टोपी पहन ले। ऐसा ही नेता चाहिए, जो हमारे कहने पे हिंदुओं, कार सेवक हिंदुओं को मार दे, गोली चलवा दे। हम जब अवैध बूचड़ खाने चला रहे हैं, या कोई भी किसी भी प्रकार की अराजकता कर रहे हो, अपराध कर रहे हो, गाड़ियां चुरा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, बिजनेसेस पे कब्जा करते जा रहे हो, तो हमारी तरफ से आंख मूंदे रहे मुलायम सिंह और अखिलेश यादव जैसे लोग। ऐसे नेता चाहिए। और जब स्वयं ये इनकी संख्या जब बढ़ी जाती है, जब ये स्वयं, जब हिंदुओं को तज देते हैं, साइड कर देते हैं कि चलो भाई हटो। जैसे जम्मू कश्मीर में आज की डेट में हिंदू मुख्यमंत्री नहीं बन सकता। हिंदू मुख्यमंत्री के नाम पर पूरा कश्मीर का मुसलमान भाजपा को या किसी भी ऐसी पार्टी को वोट नहीं देगा। भाजपा ने चुनाव कश्मीर घाटी में नहीं लड़ा, जम्मू में लड़ती है। वहां उसको अलाउ, मतलब एक अनसेट रूल है कि वहां नहीं लड़ सकते। क्यों? 90% 95% मुसलमान है। भले ही आज भाजपा ने 370 हटा के वहां पर शांति स्थापित की, बच्चों को पत्थरबाजी से बचाया, सब कुछ किया, पर नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। हो सकता है कि उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, PDP, इन लोग को ही जिताएं वो जम्मू कश्मीर के लोग। घाटी की 47 सीटें हैं, उनको वही पसंद आएंगे जिनके समय में अराजकता मिली थी। किसी भी देश काल में यदि मुसलमान वहां पर काबिज होता है सत्ता में, इस्लाम सत्ता में आता है किसी भी रूप में,
तो वो शनै 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 वहां के कल्चर का, वहां की जमीनों का, वहां के लोगों का शरण ही करता है और अराजकता ही परोसता है। मुंबई में बम ब्लास्ट किसके जमाने में हुआ था? जो 93 का बम ब्लास्ट हुआ था, शरद पवार थे उस समय वो मुख्यमंत्री। शरद पवार को मुसलमानों का संपूर्ण समर्थन। उन्होंने टीवी पे झूठ बोला कि 12 जगह बम विस्फोट नहीं हुआ, एक 13वीं जगह भी बम विस्फोट हुआ है, वो मुसलमान इलाके में हुआ। झूठ बोला था खुलेआम। उसके बाद बोला कि हाँ ये मैंने झूठ बोला था क्योंकि मैं समझ रहा था कि मुस्लिम बस्तियों पे हिंदू आक्रमण न कर दे। अजीब मेंटेलिटी। अंडरवर्ल्ड किसके दौरान पनपा? मुंबई का अंडरवर्ल्ड कौन थे? हाजी मस्तान, करीम लाला, और आपके ये दाऊद। ठीक है, हिंदू भी थे उसमें, पर मुख्य रूप से ओनरशिप किसकी थी? ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की। अंत में शरण दाऊद को कहाँ मिली? पाकिस्तान में, कराची में। अब आप कहते रहिए कि हो सकता है सही है गलत है ये जानकारी, पर एक वेल नोन फैक्ट है ये। लाहौर एक मतलब कल्चर का, लिटरेचर का, म्यूजिक का ऐसा बढ़िया शहर, आज देख लीजिए क्या है। इनके माध्यम से जो भी सत्ता में आएगा उसका पाकिस्तान हो जाना, उसका अफगानिस्तान हो जाना, उसका ईरान हो जाना, मिडिल ईस्ट हो जाना, सीरिया, तुर्की, लेबनान हो जाना। लेबनान तो एक अद्भुत कहानी है। लेबनान तो आप गूगल करें, 25 साल 1970s की बात है कि जब इसराइल पे आक्रमण किया तो इसराइल ने वापस आक्रमण किया फिलिस्तीनियों को, फिर फिलिस्तीनी वहां से भगे। तो लेबनान ने कहा, लेबनान वॉज अ फुल क्रिश्चियन स्टेट, 90% क्रिश्चियन स्टेट था। लेबनान ने कहा हाँ हम इनको शरणार्थियों को, फलस्तीनी शरणार्थियों को अपने यहाँ हम ले लेंगे। लिया उन्होंने। 20 साल के अंदर मुस्लिम बहुल हो गया, 70-75% मुस्लिम वहां भर गए। उन्होंने क्रिश्चियंस को मार के भगा दिया। लेबनान इज अ क्रिश्चियन स्टेट, सॉरी आज की डेट में एक मुस्लिम स्टेट है। हिजबुल्लाह नाम का एक आतंकवादी संगठन वहां पे फुल फ्लेज्ड पावर में है। वो अब ईरान इसराइल पे हमला करता है। ये फिलिस्तीन से जो भगे लोग, जिनको शरण दी लेबनान ने, उनके साथ ये हाल किया। आज वही फिलिस्तीन और सीरिया से जो लोग भगे, वो कहाँ पहुंचे? यूरोप। देखिए क्या कर रहे हैं वहां पे। अमेरिका भी जो इलीगल इमिग्रेंट्स भर रहा है, देखिए वहां क्या होगा। हमारे यहाँ तो बांग्लादेश के माध्यम से बांग्लादेशी, रोहिंग्या सब आ ही रहे हैं। और मोदी सरकार से पहले तो बम भी फट रहे थे, आतंकवादी हमले भी हो रहे थे, सब तो हो रहा था। किसकी सरकार में हो रहा था? कांग्रेस की सरकार में, जो कि मुसलमान वोट बैंक से पूर्णतः समर्थित सरकार। कराची की ये जो घटना है, कहाँ एक समय में कमर्शियल फ्लाइट्स उड़ रही थी पहली, वो इतना अद्भुत शहर, मुंबई के इक्विवेलेंट शहर, और कहाँ पर आज जो यहाँ के मिडिल क्लास लोगों के दिमाग में, मानसिकता में लूट वैलिड हो गया है। उस समाज में लूटना एक चरित्र हो गया है। एक लूज टॉक करके शो आता है पाकिस्तानी, अनवर मकसूद और एक एक्टर है, उनकी डेथ हो गई। उनके शोज में अक्सर जो है, चूंकि वो कराची में रहते हैं अनवर मकसूद, तो कराची का जिक्र होता है। तो वो सटायर में ही कराची की ही बात कभी कभी बताते हैं। सुनिए, मजा आएगा। ये हाल किया है इस्लाम ने एक अच्छे खासे शहर के साथ। भारत के साथ भी ये किया। 700 साल मुगल, पता नहीं, एक तो रूल नहीं किया इतने साल उन्होंने, वो तो फालतू की बात है। संघर्षरत रहे हमारे हिंदू राजा, हमेशा उन लोग को टाइट लीश पे रखा। नॉर्थ इंडिया के कुछ हिस्से पे उसका रूल था। एक कॉलेज, एक यूनिवर्सिटी बनवाई, एक साइंस कोई इंस्टीट्यूट बनवाया, एक लाल किला, एक ताजमहल। और इस पे भी क्लेम है अभी। इस पे भी इनके जो मुगल काल के जो इतिहासकार हैं, जो बाद में भी मुगल के बच्चे जो बाद में इतिहासकार हो गए, इरफान हबीब, रोमिला तापड़ जैसे, इन लोगों ने कितना झूठ लिखा भाई साहब। अनुभव सिन्हा ने अभी फिल्म बनाई IC-814, 1999 की घटना में को 2024 में झूठ बना के परोस दिया। ये तो रिसेंट मेमोरी में है।
तो वामपंथियों ने तो इनका सारा मतलब मुसलमानों को उनकी गलती उनके कुकर्मों से बचा लिया कि नहीं नहीं, ये तो मुसलमानों ने नहीं किया। कितना इतिहास में झूठ बोला है वो, अभी तो सब खुल रहा है धीरे धीरे। कृपया बचें उन सरकारों से जो मुसलमान वोट बैंक समर्थित सरकारें हैं, उन नेताओं से जो इनके मुखौटे हैं। वो आपको ऐसे ही, आपके शहर को वैसा ही बना देंगे जहां सिर्फ और सिर्फ लूट का राज होगा, और हर प्रकार की लूट होती है, वैलिड है इनके यहाँ पे, सामान की, जमीन की, महिलाओं की, सबकी। इतिहास भरा पड़ा है। तो ये घटना देखी, घटना से बहुत कुछ समझने को मिला, सोचने को मिला, और जो हम सोचते हैं समझते हैं उसको मूर्त रूप में कराची के इस मॉल की घटना में देखने को मिला। हम कराची ना हो जाए, कराची हमारे जैसा हो, प्रयास यह करना है। बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए। कृपया वीडियो लाइक करें, शेयर करें, अगर बात जरूरी लगी तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। प्रारूप। प्रणाम, नमस्कार, धन्यवाद।